इसके बाद हम आते हैं आपका भोजन कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है विभिन्न प्रकार के ये, तो इसमें से आपको विटामिन्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है, ठीक है। और मैं इसमें कोई टिक आउट नहीं किया हूँ, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया कि इसमें कोई ज़्यादा महत्व है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका पैकेट में पाए जाने वाले पदार्थ। इसमें कुछ नहीं है, ये छोड़ दीजिए। अगला देखिए क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ईटिंग सिस्टम ऑफ एनिमल, कौन जानवर किस तरह करके खाता है, ये है। और जैसे कि अपने मेढक अगर खाएंगे किस तरह से, अपने जीभ को बाहर निकाल कर उसे जीभ में डालकर भीतर पेट में डाल लेते हैं। और ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर देखिए दांतों की देखभाल बतलाया गया है। तो यहाँ पर दांतों की देखभाल में आपका विटामिन सी से रिलेटेड प्रश्न जो रहेगा वो ज़्यादा होगा, दांतों की देखभाल। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ टिक आउट नहीं किया हूँ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न मुझे मिला था, जन्म के लगभग 6 महीने के बाद से दांत निकलना शुरू होता है। तो इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप लिख दीजिएगा, ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। और इसके बाद अगला देखते हैं क्या है। दूध का दांत कहा जाता है। उसके बाद साधारण तौर पर 6 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र तक ये दांत रहते हैं। दूध का दांत कहा जाता है, कितना से कितना वर्ष तक रहता है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक ये दांत रहते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पिछले बार प्रश्न पूछा गया था कि पाचन शक्ति में मनुष्य के कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल में आते हैं। तो यहाँ पर पेट था और एक ऑप्शन था आंत थी और था। तो ये प्रश्न पिछले बार आया था इस चैप्टर से। और इसके बाद यहाँ पर बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम देख पा रहे हैं आप। और ये पाचन तंत्र में आपको खाली देख लेना है कि पाचन तंत्र में क्या है कि पहले मुख द्वार से नली द्वार तक जाकर फिर इसके बाद हमारे ये आपका जो पाचन तंत्र है उसमें आते हैं। फिर पाचन तंत्र से छोटी आंत और छोटी आंत से हमारे मलाशय से निकल जाते हैं, जो पचते नहीं हैं वो। इसके बाद हम आते हैं, इसमें कुछ है नहीं। दांतों से खाद्य पदार्थों को तोड़ना और चबाना होता है। पेट के भीतर भोजन है छोटा हो जाता है, ये सब है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं साग सब्जी। साग सब्जी, गाजर, पका पपीता खाना आँखों के लिए अच्छा है। इसके अलावा खट्टे फल जैसे नींबू आदि जो खाते हैं उनसे दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। तो ये विटामिन ए से संबंधित है, साग सब्जी, गाजर, और इसके अलावा खट्टे फल, नींबू, ये सब आपके दांत को सुरक्षा रखते हैं, मसूड़े से खून नहीं आते हैं। इसके अलावा दूध, मछली, अंडा, दाल अवश्य ही खाएं। पिछले बार एक और प्रश्न पूछा गया था कि आपको इनमें से कौन से भोजन बच्चों को खिलाने से उनके शरीर को पौष्टिक मिलेगा। तो ऑप्शन में ये था दूध, मछली, अंडा, दाल, ऐसे, ठीक है। आपको मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा। केवल थोरोली आप बाहर से नोट्स लेकर या कहीं से पढ़कर आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना कि इस किताब को पढ़ डालने से हो जाएगा आपको। और आपको पुराना अगर नॉलेज है पेडागोजी संबंधित आपका तो और अच्छी बात है। और ऐसे भी इसकी जानकारी की मदद से आप अपना पेडागोजी भी लगभग तय कर लीजिएगा कि क्या सही होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं है यहाँ पर तो इस चैप्टर में। इसके बाद शरीर भाग में कुछ नहीं है। देखते हैं अगले क्या है। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन, ये है। देखिए क्या है इसमें, काम के अनुसार शक्ति की मांग होती है। शक्ति की आवश्यकता के अनुसार भोजन के प्रकार और परिणाम भी बदलता है। जो जैसा शक्ति चाहिए जिनको उस तरह का भोजन चाहिए।
और संतुलित भोजन का अर्थ होता है जिस भोजन में सभी आवश्यक तत्व उपस्थित हो, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज, लवण आदि। पूछ सकता है संतुलित भोजन में क्या क्या तत्व होने चाहिए ये। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। पढ़ने से तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन हमें जो जो मुख्य चीज़ नज़र आई है वो आपके समक्ष में रख रहा हूँ। आप क्लास 4 की किताब बंगाल सरकार के द्वारा जो है वो लेकर वो पढ़ डालने से बहुत अच्छा रहेगा। मनुष्य और विभिन्न प्रकार के प्राणियों से भोजन मिलती है, ये तो हो गया। अच्छा, ये इसमें से एक आइए नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पेड़ पौधे का भोजन जो हो गया। अब इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है कि सूर्य का प्रकाश है, इसमें एक तीर से दिखाई दे रहा है कि क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन। और ये सूर्य का प्रकाश में होना जरूरी है। आप इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि पौधे का कौन से भाग में ज़्यादा भोजन अपना बनाते हैं पौधे, तो हरे भाग में क्लोरोफिल का निर्माण कर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया द्वारा जो फल बनता है वो आपका पौधे का भोजन बनता है। इसमें आपका नेक्स्ट है भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ आपको समझना यह है कि भोजन कर लेने के बाद केवल हमें ताकत नहीं बन पाता है, उसके लिए हमको हजम करना पड़ता है, फिर ऑक्सीजन मिलता है, फिर ऑक्सीजन से फिर काम होता है। अच्छा, प्रश्वास में क्या होता है, नाक से जाता है, नाक से फिर किस में जाता है, आपका नासिका द्वार जो होता है वो, फिर उसके बाद फेफड़े से जाता है, या श्वास नली कह सकते हैं। फेफड़े से फिर इसके बाद श्वास नली, फिर यहाँ पर फिर नाक, फिर श्वास नली, फेफड़ा, श्वास नली, फिर आपका नाक, निश्वास पथ पर। निश्वास का माने बिना श्वास का, और श्वास का प्रश्वास मतलब श्वास लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मछली अपना किस भाग से श्वास ले सकते हैं, गिल्स के द्वारा। कछुआ श्वास लेने के लिए पानी जब भर जाता है पिष्टिकाल में, तब उसके बाद फिर क्या करता है, बाहर निकाल आता है। इसके बाद यहाँ पर कछुए के बिल बरसात में जब पानी से भर जाता है तब कछुए के ऊपर आ जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि धुआं जाने से क्या होता है, जैसे सिगरेट का धुआं, ये सब से तो हमें उस तरह का हार्ट अटैक का बीमारी हो सकता है फेफड़े में जम जाने के कारण। और जैसे कि श्वास, वायु और स्वास्थ्य है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि श्वास फेफड़े को मजबूत करने के लिए आपको प्राणायाम, व्यायाम ये सब करना जरूरी है। अगला हम चलते हैं जीवन के लिए हवा। यहाँ पर कुछ प्रश्न बन सकता है कि एवरेज जैसी ऊंची जगह पर हवा की कमी हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा भी कम जाती है, सांस लेने में कष्ट होता है। तो पूछ सकता है कि एवरेस्ट की ऊंची चोटी में या ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से हमें कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑक्सीजन की। एक और किसके कारण से सांस लेने में कष्ट होता है, तो ऑक्सीजन के नहीं रहने से। और नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद ये देखिए, ये जो है गैसेस परसेंटेज आप लोग याद कर लीजिएगा। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन हरा रंग का दिखाया गया है, और जो कि 20 कुछ है। इसके बाद जलीय वाष्प है 3 नंबर में, 4 नंबर में निष्क्रिय गैस है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% जो होता है वो है। ठीक है, अगला चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ सीजन्स एंड इट्स इफेक्ट। जो भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु,
शीत ऋतु, ठंड, इसके बाद वर्षा ऋतु, उनके बारे में तो जानकारी कर लीजिएगा। कौन से ऋतु में कौन से अनाज मिलते हैं और कौन से फूल उगते हैं, ये जानकारी आप थोड़ा रख लीजिएगा। यहाँ से यही समझ में आ रहा है, इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं अगला, क्रॉप्स एंड सीजन्स। ये तो हम बताएं अभी, वो आप देख लीजिएगा कौन से सीजन में कौन से फल फूल उगते हैं वो। ये देखिए, ये जो है आबो हवा और निवास स्थान का जो चैप्टर में है, आपको पिछले बार इसमें से पूछा गया था कि रेड पांडा कहाँ पर रहता है, या दार्जिलिंग में कौन सा जानवर पाया जाता है। रेड पांडा जो है आपका चीता की तरह ही दिखने में लगता है, और लेकिन इसकी धारियाँ जो होती है बड़ी बड़ी होती हैं इसमें। और ये जो है, इसके अलावा यहाँ पर बया पक्षी है जो ताड़ के पेड़ पर मिलता है। कलमी साग कहाँ उगता है, तालाब के किनारे उगता है। अगला आते हैं, ये जो देखिए यहाँ पर एक मैना है और एक ये है आपका सारिका, दोनों अलग है, किंतु हम लोग इसको मैना की तरह ही समझते हैं, जो कि गलत है। और ये इन कौन कहाँ रहता है ये आपको समझ में आना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा कि कलमी साग कहाँ उगता है, तो ये साग कहाँ होना चाहिए, कौन सा जानवर कहाँ पर उसका निवास स्थान है, ये कहाँ पर पाया जाता है, इत्यादि।